हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि क्राइम क्या होता है। आप सभी लोग ये समझते होंगे क्राइम करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि किसी ने किसी को मार दिया, या जब 302 307 लगती है उसी को क्राइम कहते हैं। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर किसी को धक्का भी देते हैं तो अंदर 323 सेक्शन आईपीसी उसे भी क्राइम कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्राइम क्या होता है, ऑफेंस किसे कहते हैं, साथ ही पुलिस जो केस करती है और जो एक कंप्लेन केस होता है जो आप करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और दूसरा कॉग्निजेबल केस यानी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध जिसे कहा जाता है, जिसमें पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकती है और किस तरह के केसेस में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसके बारे में बताएंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्राइम की परिभाषा क्या होती है, क्या है क्राइम। बेसिकली अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम की परिभाषा है दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक्ट और ओमिशन। मतलब कि या तो जो उसने काम किया या जिसमें उससे चूक हुई, इन दो चीज़ों से मिलकर क्राइम बनता है। और वो एक्ट जो उसने किया और जो उससे चूक हुई वो एज़ पर इंडियन लॉ क्राइम होना चाहिए, उसी को क्राइम कहा जाता है। क्योंकि इसके लिए भी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि हर चीज़ जो इंडिया में क्राइम है ज़रूरी नहीं कि वो किसी और जगह क्राइम है। जैसे कि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में लगता है, यहाँ पर जानवरों को मारना एक अपराध है। बट अगर हम वहीं चाइना की बात करें तो वहाँ हर तरह के जानवर खरीदे बेचे और मारे जाते हैं, खाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि क्राइम वही चीज़ है जब दो चीज़ें जिसके अंदर हो, या तो उसने वो किया हो या उससे उस चीज़ के बारे में चूक हुई है। उसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी ने किसी की बाइक चुराई, तो वो क्या हुआ, उसने वो थेफ्ट, वो चोरी की। तो ये उसका एक्ट था जो उसने उसमें चोरी की। अब उसी बाइक को लेकर अगर वो रोड पे जा रहा है और उसने दूसरों की पर्सनल सेफ्टी का ख्याल ना करते हुए एक्सीडेंट कर दिया, तो ये उसकी चूक थी। क्राइम उसने दोनों जगह किए, चुराया और फिर एक्सीडेंट किया। तो ये दो चीज़ें हैं जिनसे मिलके जो है क्राइम बनता है। या तो उसने कुछ ऐसा किया हो या उससे कोई ऐसी चूक हुई हो जिससे वो अपराध घटित हुआ। दूसरी अब बात आते हैं कि जो जिस बंदे के साथ ऐसा हुआ उसको रिलीफ कैसे मिलता है। रिलीफ मिलने की भी दो तरीके होते हैं। एक रिलीफ तब मिलता है, रिलीफ का मतलब ये है कि उसके साथ न्याय किस तरह से होता है। या तो कुछ ऐसा अपराध है जिसके लिए जिसने उसके साथ अपराध किया उस व्यक्ति के साथ, उसको पनिशमेंट मिले तो उसको रिलीफ मिलता है। किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी के चक्कू से वार किया, 307 लगी, 302 मिली, उसको 7 साल की सज़ा हुई, 14 साल की सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई। तो एक तो ये पनिशमेंट जो मिली, ये उसका रिलीफ है। या फिर कुछ इस तरह का उसके साथ हुआ जैसे उसको किसी तरह से माली रूप से कोई ऐसी हानि हुई जिसमें उसको कंपनसेट करके भी उसको रिलीफ दिया जा सकता है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे एक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जो हर चीज़ पनिशमेंट भी और कंपनसेशन भी आपको दिलाते हैं। लेट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, आप माने जैसे कि औरतों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ एक अपराध जो हुआ उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस सेल में जा सकते हैं। वहीं जब वो कोर्ट में केस कर रहे हैं तो अंडर सेक्शन 125 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उनको इंटरिम मेंटेनेंस भी दिया जाता है ड्यूरिंग द केस, कि उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है तो एक इंटरिम रिलीफ भी उनको मिलता है, मेंटेनेंस आपको मिलता है। उसी तरह से अगर मोटर व्हीकल एक्ट ट्रैफिक के नियम्स का पालन करने के लिए है, उसी के साथ अगर सड़क दुर्घटना होती है तो उसके बाद अगर किसी की कोई अंग क्षति हो जाती है, कोई हानि हो जाती है, चोट लगती है या उसका मेडिकल का खर्चा है, तो उसे MACT के द्वारा भी उसको कंपनसेट करवाया जाता है, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं। वहीं अगर लड़की नाबालिग है, उसके साथ रेप होता है या कुछ ऐसे शारीरिक संबंध होते हैं, अनवांटेड इस तरह के संबंध उसके साथ बनाए जाते हैं, तो वो पॉक्सो एक्ट लगता है जिससे उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ये वो सारी चीज़ें वो क्राइम हैं जिसमें कंपनसेशन के द्वारा या फिर उसको पनिशमेंट के द्वारा रिलीफ दिया जाता है जिसके साथ ये अपराध हुए हैं।
अब अपराध रजिस्टर्ड किस तरह से होते हैं, कोर्ट में किस तरह से जाते हैं। कोर्ट में अपराध दो तरीके से जाते हैं, या तो पुलिस उसमें FIR लिखे, मतलब मान लीजिए जैसे कि आप पुलिस के पास गए कि इस तरह से यहाँ पर ये क्राइम हुआ है, या खुद उस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ है और वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसके अंदर केस लिस्ट करती है और पुलिस ही उस FIR को लिखने के बाद इन्वेस्टिगेट करके चालान काट के कोर्ट में सबमिट करती है, तो वो एक स्टेट केस हो जाता है। क्योंकि ये दो तरह से केस जो है कोर्ट में जाते हैं। पहला, जब पुलिस आपकी FIR लिखती है और FIR के बाद वो मैटर जो है कोर्ट के अंदर जाता है, उसे कहते हैं स्टेट केस, वो स्टेट केस में जाता है। आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते भी होंगे, जब लिस्ट लगती है कोर्ट के बाहर तो स्टेट वर्सेस लिखा आता है। मूवी भी देखी होगी आपने, स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी, उसमें लिखा है स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी, मतलब स्टेट ने कॉग्निजेंस लिया, पुलिस ने एक कंप्लेन लिखी। उसी तरह दूसरा कब होता है, जब आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आपकी FIR लिखने से मना करती है, तो उस CRPC के अंदर उसका प्रोसीजर है, अगर पुलिस के पास आप जाते हैं, पुलिस उस FIR को लिखने से मना करती है, तो आप उनके सुपीरियर के पास एक एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर वो उसके बाद भी FIR नहीं लिखी जाती तो अंडर सेक्शन 153 CRPC आप कोर्ट में जाते हैं FIR के लिए। फिर कोर्ट वहाँ पर उस मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेट करा के कोर्ट के द्वारा एक्यूज़ को सम्मन करके बुला के फिर उनकी एविडेंस करा के फिर उस मैटर के अंदर FIR करी जाती है। तो ये दो तरीके हैं कोर्ट में जाने के। फिर से एक बार बता देता हूँ, कोर्ट में जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो पुलिस के पास जाके आप अपनी कंप्लेन लिखवाएं, या फिर आप कंप्लेन केस फाइल करें। दो केस होते हैं, स्टेट केस या कंप्लेन केस। जब पुलिस FIR नहीं लिखेगी तो जैसा प्रोसीजर बताया उसके हिसाब से आप कोर्ट में जा सकते हैं। और आगे आने वाली स्टेज में जब आप कोर्ट में खुद जाते हैं, पुलिस नहीं लिख रही होती है, तो स्टेज मतलब जब कोर्ट मैटर आगे चलता है तो वो कंप्लेन केस के अंदर आ जाता है। हो सकता है आप कंप्लेन फाइल करें, वो मेंटेनेबल ना हो या ठीक नहीं हो, तो वो डिसमिस भी हो जाता है, लेकिन जैसे पुलिस भी मना कर देती है, FIR लगा देती है, उस तरीके से तो वो लेटर ऑन स्टेज पे जाके जो है कंप्लेन केस बन जाता है। तो दो तरह के केस होते हैं, स्टेट केस, कंप्लेन केस। अब पुलिस किस किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, मतलब एक ऑफेंस जैसे मैंने आपको बताया था जिसके अंदर पुलिस FIR लॉक कर सकती है, उसे कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध, जिसमें पुलिस के पास ये पावर है कि बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, फिर FIR लिख के इन्वेस्टिगेट करके चालान बना के कोर्ट में पेश करती है। लेट्स सपोज जैसे कि 307 है, 302 के मैटर हैं, बड़े बड़े मैटर हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मैटर तो और बहुत सारे हैं। IPC की जितने भी सेक्शन हैं इंडियन पीनल कोड के अंदर, उसमें हर सेक्शन के साथ कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बताए गए हैं कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया, जैसे 302 हो गया, 307 हो गया, उसके अंदर पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। 323 का मैटर अगर आ जाता है तो वो फिर बिना वारंट के नहीं होता। सेम उसी तरह से दूसरा ऑफेंस क्या होता है, वो होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। जैसे कि मान लीजिए एक मारपीट का मामला है, 420 का मामला है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक उसके पास वारंट ना हो। तो ये एक पूरी क्राइम की क्या क्राइम होता है, उसमें कैसे रिलीफ मिलता है, पुलिस कैसे FIR करती है, आप कैसे कंप्लेंट केस कर सकते हैं, साथ ही कितने तरह के वो केस होते हैं, इस वीडियो में इस बारे में आपको पूरा बताया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। पूरी वीडियो में अब मैं आगे जो वीडियो बनाऊँगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड होंगे। धीरे धीरे वो सारी वीडियो उसके अंदर मैं ऐड करूँगा, ताकि एक लेमैन को, एक नॉर्मल इंसान को जिसे कानून की नॉलेज नहीं है, वो भी समझ सके कि प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।